ईरान और इजराइल का युद्ध चरम पर पहुंच गया है। दोनों ही देश एक दूसरे पर लगातार मिसाइलें दाग रहे हैं। रात भर दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर मिसाइलें भी दागी हैं। ईरानी हमलों के बीच इजराइल में सायरन बजते रहे। बताया जा रहा है कि बुधवार की सुबह भी ईरान की तरफ से तेल अवीव पर अटैक किया गया। हालांकि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन ड्रोन को हवा में ही मार गिराया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। लेकिन इन दो देशों की जंग में अब चीन की भी एंट्री हो गई है, बल्कि चीन ईरान की मदद के लिए खड़ा हो गया है। खबर यह है कि इस युद्ध के बीच ईरान में कम से कम 3 चीनी मालवाहक विमान उतरे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये तीनों विमान उत्तरी चीन के साथ पश्चिम की ओर उड़े और ईरान के पास रडार इनके बंद हो गए थे, ताकि इनके बारे में किसी को खबर न लगे। उड़ान योजनाओं में लक्समबर्ग के लिए अंतिम गंतव्य का संकेत दिया गया था, लेकिन वे वहां भी नहीं उड़े। इस बात को लेकर चिंता है कि इजराइल के साथ युद्ध के दौरान चीन से ईरान की ओर क्या भेजा गया। चीन द्वारा भेजे गए बोइंग 747 मालवाहक विमान आमतौर पर हथियारों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाते हैं। कुछ रिपोर्ट से पता चला है कि चीनी विमान ने ईरानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले अपने ट्रैकिंग डिवाइस को बंद कर दिया था, जिससे ईरान को गुप्त हथियार भेजने की अटकलें लगाई जा रही हैं। एक्सेटर यूनिवर्सिटी के लेक्चरर एंड्रिया मिसेली का कहना है, ये मालवाहक विमान बहुत रुचि पैदा करते हैं, क्योंकि उम्मीद है कि चीन ईरान की मदद के लिए कुछ कर सकता है। खास बात यह है कि चीन और ईरान रणनीतिक साझेदार हैं। हाल ही के सालों में उनके बीच संबंध और भी मजबूत हुए हैं। ये तब हुआ जब इजराइल ने दावा किया कि उसने ईरान के हमले की क्षमता को कम कर दिया है। आईडीएफ ने पिछले 2 दिनों में ईरान द्वारा दागी गई मिसाइलों के छोटे-छोटे हमलों का हवाला दिया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ईरान लंबे युद्ध के लिए मिसाइलों को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि बड़े हमलों से जूझ रहा है। ये दावा भी आईडीएफ की तरफ से किया गया है। इजरायली सेना के मुताबिक उसने जून से ईरान के 40% बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चरों पर हमला किया है। विशेष रूप से चीन ने ईरान पर इजराइल के हमले की खुले तौर पर निंदा भी की है, साथ ही शांति के लिए मध्यस्थता की पेशकश की है। अमेरिका, जो इजराइल का समर्थन करता है, चीन को अपने सबसे बड़े आर्थिक और सामरिक प्रतिद्वंदियों में से एक भी मानता है। ऐसे में जिस तरह से अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हो गया है, उससे माना जा रहा है कि चीन भी ईरान के साथ खड़ा हो गया है। और खबर यही है कि चीन ने ईरान को हथियारों की सप्लाई की है। हालांकि ये केवल दावे और अटकलें लग रही हैं। आने वाले समय में ये भी अब साफ हो जाएगा। अब देखना होगा कि चीन खुले तौर पर ईरान के साथ खड़ा होता है या फिर वो इसी तरह से उसकी बैकफुट पर मदद करता रहता है। ईरान और इसराइल का युद्ध बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। ईरानी समर्थकों का दावा है कि अमेरिका इस युद्ध को शांत करने की बजाय अब उसमें धीरे धीरे आग में घी डालने का काम कर रहा है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर दावा किया जा रहा है कि कभी वो ईरान और इसराइली युद्ध को शांत करने की बात करते हैं तो कभी कहते हैं अब सीज फायर की बात नहीं बनती। यानी क्या खुद अमेरिका इस बात को लेकर साफ नहीं हो पाया है कि उसे ईरान इसराइल युद्ध में करना क्या है, भूमिका किस तरीके की निभानी है। ईरान भी इस बार फुल एक्शन मोड में है। इसराइली शहरों के साथ ही उसने नेतन्याहू तक को भयभीत कर रखा है। हालात ये बन चुके हैं कि यहाँ हर रोज कोई नया घटनाक्रम, कोई नया आरोप, कोई नया पलटवार, शांति की उम्मीदें मुश्किल होती नजर आती हैं। इस बीच 17 जून को एक बार फिर मध्य पूर्व ने सांसें थाम दी। ईरान ने दावा कर दिया कि उसने इसराइल के एक स्टेल्थ F-35 जेट पर हमला किया। एक वीडियो भी जारी किया गया। वीडियो में साफ नजर आया कि मिसाइल आकाश चीरता हुआ आया, लक्ष्य पर गिरने ही वाला था, तभी एक तेज धमाका हुआ। ईरान ने गर्व से इसका नाम दिया इसराइल पर किया गया सफल वार। उसने यहां तक दावा किया कि उसने पहले भी 4 इसराइली F-35 गिराकर अपनी वायु रक्षा क्षमता का लोहा मनवा कर रखा हुआ है। ईरान ने इसका समर्थन एक वीडियो से किया जो उनके अनुसार हमले का सबूत है, लेकिन इसराइल ने इन आरोपों का खंडन कर डाला है। उसने इसे ईरानी प्रचार या फेक न्यूज करार दिया। इसराइल ने साफ कहा कि उनके सभी F-35 सुरक्षित हैं, कोई गिरने या नुकसान होने की खबर नहीं है। Aim right,
Achieve big at KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality at KR Mangalam University. यह घटना कोई साधारण घटना नहीं है। एक और ईरान ये दावा कर रहा है, दूसरी तरफ इसराइल उसका खंडन कर रहा है। युद्ध में ऐसा होता है आमतौर पर कि दुश्मन देश अपनी दबाव रणनीति के तहत सामने वाले को थकाने के लिए इसी तरीके के दावे करता है, लेकिन ईरान के दावे में कुछ न कुछ दम दिख रहा है, ऐसा ईरानी समर्थकों का मानना है। लेकिन यह तनावपूर्ण मध्य पूर्व में एक नया मोड़ था। जरा पीछे चलते हैं। 13 जून इसराइल ने परमाणु कार्यक्रम पर आरोप लगाकर ईरान पर हमला किया। राजधानी तेहरान सहित अहम इलाके उनके निशाने पर रहे। इस हमले ने पूरे क्षेत्र में खलबली मचा दी। जवाब में ईरान ने भी पलटवार किया। उसने इसराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें और ड्रोन दागी। यहां तक कि इसराइल की जीवन रेखा हाइफा ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया। इस हमले ने इसराइल की ऊर्जा आपूर्ति पर असर किया। कारखाने अस्थायी रूप से बंद करने पड़े। लोगों ने घबराकर शरण मांग ली। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, एक नए तनाव चक्र में घिर गए हैं। अब हर नजर मध्य पूर्व पर टिकी है, क्योंकि यहाँ चिंगारी फैलने भर की जरूरत है। एक चिंगारी जो पूरे क्षेत्र की शांति, सुरक्षा, यहाँ तक कि विश्व व्यवस्था तक प्रभावित कर सकती है। साफ है, तनाव अधिक हुआ, शांति प्रयास मुश्किल हो जाएंगे। अब बड़ा प्रश्न है, क्या मध्य पूर्व अधिक असंतुलन की ओर गर्त में जाएगा या बातचीत, शांति और कूटनीतिक प्रयास इसका समाधान ढूंढ पाएंगे? ईरान और इसराइल के बीच युद्ध में अब दुनिया भर की चिंताएं बढ़ने लगी हैं और इसमें भारत भी शामिल है। अगर यह युद्ध लंबा खिंचा तो भारत में तेल और गैस की आपूर्ति बाधित हो सकती है। आशंकाएं इस बात की जताई जाने लगी कि हालत गंभीर होने पर ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर सकता है। यह वो समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया भर में तेल और गैस सप्लाई होती है। इसके बंद होने का असर भारत में होने वाली सप्लाई पर भी पड़ेगा। इसको देखते हुए भारत ने वैकल्पिक रास्तों की तलाश शुरू कर दी है। भारत की नजर दक्षिण अफ्रीकी देशों और अन्य विकल्पों पर टिकी है। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर ईरान जिसे लेकर धमकी दे रहा है उसका इतना महत्व क्या है, और जिस युद्ध में भारत ना ही ईरान की ओर है और ना ही इसराइल की ओर, तो उससे भारत को नुकसान कैसे होने की आशंका है। तो हम बताते हैं आपको क्या है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और क्यों है इतना महत्वपूर्ण। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक समुद्री रास्ता है। यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। फारस की खाड़ी से खुले समुद्र तक जाने का यह एकमात्र रास्ता है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फारस से हर दिन करीब 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल गुजरता है। भारत, सऊदी अरब, इराक, कुवैत जैसे देशों से तेल इसी रास्ते से खरीदता है। इस रास्ते पर ईरान का नियंत्रण है। ईरान और इसराइल के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से ही तेल मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी हालात पर नजर रखे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह देखा जा रहा है कि तेल सप्लाई बाधित होने और तेल के दाम बढ़ने की स्थिति में क्या रास्ते अपनाए जा सकते हैं। बता दें कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद किया तो भारत का करीब 40% क्रूड ऑयल और 54% तरल प्राकृतिक गैस जैसी आपूर्ति सुविधाओं पर असर होगा। अब बताते हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की कुछ खास जानकारी। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. होर्मुज जल डमरू मध्य एक संकीर्ण समुद्री मार्ग है जिसकी चौड़ाई सबसे सकरे हिस्से पर तकरीबन 30 मील यानी करीब 48 किलोमीटर है। यह जल डमरू मध्य ईरान और ओमान के बीच स्थित है और इसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक समझा जाता है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज गहराई में अपेक्षाकृत अधिक है और समुद्री नेविगेशन के लिए सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इसमें ज्यादा समुद्री बाधाएं नहीं है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कुल 8 प्रमुख द्वीप स्थित हैं, जिनमें से 7 द्वीप ईरान के नियंत्रण में हैं। अबू मूसा, ग्रेटर टुम्ब, लेसर टुम्ब, इन्हें लेकर यूएई और ईरान में तनाव है। इमरजेंसी के लिए पूरी तरीके से तैयार भारत। हालांकि भारतीय रिफाइनरियों और गैस कंपनियों को उम्मीद है कि ईरान इस रास्ते को बंद नहीं करेगा। इसके बावजूद आपातकाल के लिए तैयारियों में कोई कमी न रह जाए, इसकी 2 बड़ी वजहें हैं। ऐसा करने पर ईरान और अन्य खाड़ी देशों में गैस और तेल सप्लाई बाधित होगी। इसके अलावा ईरान का यह कदम अमेरिका से सीधे टकराव को न्योता देगा।
इन सब के बावजूद अगर यह रास्ता बंद हुआ तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक एक एग्जीक्यूटिव ने बताया कि अगर ईरान ने यह रास्ता बंद किया तो दुनिया भर के तेल और गैस भंडार में कमी आएगी। कोई मतलब नहीं है कि आपने कितनी तैयारी की है, दुनिया भर की सभी अर्थव्यवस्थाएं इसकी चपेट में आएंगी। सप्लाई बाधित होगी तो तेल के दाम में इजाफा होना तय है। अगर भारत अतिरिक्त सप्लाई के लिए पश्चिम अफ्रीका का रुख करता है तो अन्य आयातक भी उसी तरफ जाएंगे। भारत अपनी जरूरत का 90% कच्चा तेल आयात करता है। इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात होता है। भारत के कुल कच्चे तेल में 35% रूस से, 40% से थोड़ा ज्यादा खाड़ी देशों और बाकी अफ्रीका, अमेरिकी व अन्य देशों से आता है। अफ्रीका से अप्रैल के 12% के मुकाबले मई में 5% तेल ही आयात हुआ। इन सबके बावजूद भारतीय रिफाइनरियां फिलहाल पैनिक बॉइंग से बच रही हैं। अगर भारत की बात करें तो तेल मंत्रालय के मुताबिक हमारे पास 74 दिनों की राष्ट्रीय खपत के बराबर कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का भंडारण क्षमता है। इनमें 9.5 डेज की मांग को पूरा करने वाला रणनीतिक रिजर्व भी शामिल है। ये स्टोरेज रिफाइनरियों, पाइपलाइनों, प्रोडक्ट डिपो के साथ साथ खाली टैंकों में है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि इन सबके बावजूद अगर सप्लाई क्रंच हुआ तो मुश्किल खड़ी हो सकती है।